ऑक्सीजन जो हर इंसान को, हर जानवर को या जिस भी चीज़ में आप कहें कि जान है, उसको जिंदा रखे हुए, ये इतनी लाजमी है कि इसके बगैर इस अर्थ का निज़ाम नहीं चल सकता। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे ऑक्सीजन ही वजह बना फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन की। इसी की वजह से पूरी दुनिया एक बार तबाह हो गई और 85% स्पीशीज दुनिया से ख़त्म हो गई, दुनिया फ्रीज हो गई और दुनिया को एक बहुत बड़े आइस एज का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह बनी ऑक्सीजन में इजाफा। और अब हम देखेंगे कि मिनरल्स जो कि आप हर जगह लफ्ज़ सुनते हैं, इवन कि जब भी आप कोई पानी की बोतल खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी क्या लिखा होता है, मिनरल वाटर। ये वही मिनरल्स हैं जो हम सब के लिए बहुत लाजमी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसकी मौजूदगी बहुत लाजमी है। लेकिन सेकंड मास एक्सटिंक्शन में यही मिनरल्स वजह बने मास एक्सटिंक्शन की। जैसे फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन में एक इंतहाई जो लाजमी चीज़ है लाइफ के लिए, यानी कि ऑक्सीजन, वो वजह बना, उसी तरह सेकंड मास एक्सटिंक्शन में वजह बने मिनरल्स। ये जानेंगे हम इस वीडियो में और देखेंगे कि कैसे इन्हीं मिनरल्स ने दुनिया को तबाही की तरफ धकेल दिया और तकरीबन 80% स्पीशीज दुनिया से तबाह हो गई। आप देख रहे हैं लाइफ ऑन आवर प्लेनेट का पार्ट 4 और इसमें हम सेकंड मास एक्सटिंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन को हमने डिस्कस किया अपनी पहली वीडियो में, जो इससे पहली वीडियो है, और हमने देखा कि कैसे दुनिया तबाह हो गई। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे 43 करोड़ साल पहले जब दुनिया पहली बार तबाह हुई, उसके बाद लाइफ फॉर्म कैसे वापस आई, जो 15% ज़मीन पर जानदार यानी कि लिविंग थिंग्स बची, कैसे वो दोबारा से फल फूल सके और कैसे लाइफ अपनी रूटीन में वापस आई। फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन के बाद तकरीबन 7 करोड़ साल लग गए दुनिया को दोबारा से अपनी रूटीन में आने में। तमाम जानवरों को, तमाम सी एनिमल्स को, तमाम समुंदरों को दोबारा से अपनी रूटीन में वापस आने के लिए। और हम ये देखेंगे कि फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन के बाद कौन कौन बचा और कैसे उन्होंने सरवाइव किया। पहले भी हमने आपको वीडियो के लास्ट में बताया था कि जो 15% लाइफ बची थी वो समुद्र की उस गहराई में थी फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन के बाद, जहाँ पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता। जब आइस एज आई तो वो उस गहराई में मौजूद थे तकरीबन 600 मीटर से भी नीचे, जहाँ पे प्रेशर इंतहाई ज़्यादा है, जहाँ पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता। और वही 15% स्पीशीज दोबारा ऊपर आई और एक बार फिर से फलना फूलना शुरू। 7 करोड़ साल लग गए इनको फलने फूलने में। दुनिया को मास एक्सटिंक्शन से गुजरे तकरीबन 7 करोड़ साल हो चुके हैं। पहला वाकया हुआ था 43 करोड़ साल पहले और ये वक्त है तकरीबन 36 करोड़ से लेकर 37 करोड़ साल पहले के दरमियान। जो सी एनिमल्स हैं, इस टाइम समुंदर में जो जानवर मौजूद हैं, वो पहले से अब ज़्यादा बड़े साइज के हैं और इनमें से कुछ शिकारी हैं और कुछ शिकार है, कुछ पौधों को खाने वाले हैं और कुछ पौधों की शेप। इतना अरसा गुजरने के बाद इस टाइम समुंदर पे राज है डंकलेस्टियस नाम की एक फिश का। ये तकरीबन शार्क से मिलती जुलती एक फिश थी और ये एरेंडेस्पिस, जिस फिश का हमने लास्ट पार्ट में जिक्र किया था, उसी का एक बड़ा वर्जन है। अगर आप नहीं जानते कि एरेंडेस्पिस क्या है तो ये वो फिश है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। डिटेल देखनी है तो आप जाके पिछले पार्ट में देख सकते हैं। ये सबसे पहले स्टार्ट में मौजूद कुछ फिशेस में जो फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन से पहले मौजूद थी, उनमें से एक फिश है और इसका साइज इंतहाई छोटा था। ये पहली वर्टिब्रेट थी, यानी कि पहली बैकबोन वाली, रीढ़ की हड्डी वाली जानवर थी और इसने उस वक्त अपना जबड़ा भी नहीं बनाया था और इसको पहली मास एक्सटिंक्शन या आइस एज का सामना करना पड़ा। इसमें से जो सबसे समुंदर की ज़्यादा तह में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गहराई में मौजूद थे, उनमें से बचने वाली फिश करोड़ों साल तक जब फलते फूलते रहे और समुद्र के ऊपर वाली जगह पे, ऊपर वाली लेयर्स में, ऊपर वाले पानियों में वापस आई, तो उनमें से जो साइज में मास साइज की एक
फिश बनी वो थी डेंक्लास्टियस। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको रिलेट करना सेकंड मास एक्सटिंक्शन से पहले बहुत लाजमी है। लेकिन अगर आपको डेंक्लास्टियस के एंसेस्टर्स के बारे में जानना है तो आपको पार्ट फर्स्ट देखना चाहिए, और उससे आपको जो एक्सटिंक्शन की टाइमलाइन चल रही है उसकी भी प्रॉपर समझ आएगी। एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं इस फिश की जिसका नाम है डेंक्लास्टियस। ये समुद्र में मौजूद उस वक्त की तकरीबन सबसे बड़ी फिश थी। इसने अब तक अपना एक बहुत बड़ा जॉ भी क्रिएट कर लिया था। करोड़ों साल लगे और इवॉल्व होते होते इसने अपना जॉ भी क्रिएट कर लिया, जैसे कि एरेंडेस्पिस में जॉ यानी कि जबड़ा भी मौजूद नहीं था। और इसकी लंबाई तकरीबन 9 मीटर्स तक हो चुकी है, जो कि एक एवरेज शार्क की लंबाई होती है। लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये शार्क से भी ज़्यादा डेंजरस थी, क्योंकि उस वक्त मौजूद शार्क्स ना इतनी बड़ी थी और ना ही इससे ज़्यादा ताकतवर थी। और इस प्रीडेटर के उस टाइम जो शिकार बनते थे, जो इनकी प्री बनते थे, वो थे एमोनॉइड्स। एमोनॉइड्स को आसानी से समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये एक सिप्पी की ही शक्ल के सी एनिमल्स थे। तो इसको आप सिप्पी ही कंसीडर करें जो कि समुद्र में तैर रही थी। इसके बहुत से शिकार बनने वाली प्रीज में बहुत से शिकारों में से एक शिकार एमोनॉइड्स थे, जिन्होंने वक्त के साथ साथ करोड़ों सालों में अपने ऊपर एक शेल बना लिया था। एक शख्स है, जिस तरह आप आम रूटीन में भी किसी सिप्पी का शेल देखते हैं, उस तरह का शेल बना लिया था। और जब भी इसका कोई भी फिश, चाहे वो डेंक्लास्टियस हो या कोई भी और उस वक्त की अननोन फिश जिसके बारे में हमें ना पता हो इस टाइम, वो इसका शिकार करने लगते तो ये अपने आप को उस शेल में छुपा लेते। और इसी तरह का एक सर्वाइवल स्किल मैंने आपको ट्राइलोपॉड्स में भी बताया था, जिन्होंने अपने ऊपर एक सख्त तय एक शेल बना रखा था। जब भी उनका शिकार करने कोई भी एनिमल, सी एनिमल आता था, तो वो इस शेल में अपने आप को लपेट लेते थे, इसमें रोल कर लेते थे। उसी तरह ही ये सिपियां भी, एमोनॉइड्स भी अपने आप को बचाने के लिए इस शेल में चले जाते थे। लेकिन उस वक्त की सबसे डेंजरस फिश यानी कि डेंक्लास्टियस अपने आप को अब तक इतना मजबूत कर चुकी थी, अपने जबड़े को इतना मजबूत कर चुकी थी कि अब वो इस शेल को भी क्रश करने वाली बन गई। कुछ एमोनॉइड्स तो बच जाते, लेकिन ज्यादातर डेंक्लास्टियस का शिकार बन जाते थे। और इसी तरह एक लाइफ का सर्कल चलता रहता था। इसके अलावा बहुत सी स्पीशीज उस वक्त भी पानी में, समुद्र में, ओशन में मौजूद। उस जमाने से लेके अब तक वर्टिब्रेट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवर ग्रेटेस्ट प्रीडेटर्स हैं, यानी कि शिकार करने वाले हैं। इनकी स्पीड, रीढ़ की हड्डी की वजह से इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और इनके जबड़ों की मजबूती इनको एक ग्रेट शिकारी बनाती है। आज अगर बात करें तो फिशेस की तकरीबन 30,000 स्पीशीज मौजूद है, जिनमें से कुछ बड़े साइज में यानी कि बहुत बड़े साइज में जैसे शार्क्स और वेल्स हैं, और कुछ बहुत छोटे साइज में मौजूद हैं। साइज हमेशा से फिश में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। जो जितनी बड़ी फिश होती है वो उतनी बड़ी शिकारी भी होती है, और जितनी छोटी फिशेज होती हैं वो बड़ी फिशेज का शिकार बन जाती हैं। लाजमी नहीं है कि ये एक दूसरे को ही खा के गुजारा करते हैं। इनमें से बहुत सी जो समुद्र में मिनरल से भरपूर, जो प्रोटीन से भरपूर जो प्लांट्स होते हैं, उनको भी खा के गुजर बसर कर रहे हैं। अब जब फिशेस की बात हो रही है, जब मछलियों की बात हो रही है, तो एक मछलियों की किस्म, एक स्पीशी जो कि 40 करोड़ साल से समुद्र पे, ओशंस पे अपना राज कर रही है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं? ये है शार्क। शार्क तकरीबन 40 करोड़ साल से समुद्र पे अपना राज कर रही है और ये ग्रेट प्रीडेटर है। अगर डेंक्लास्टियस जिंदा होती तो शायद आज ये ना होती, लेकिन जब सेकंड मास एक्सटिंक्शन में डेंक्लास्टियस खत्म हुई तो शार्क्स, जो कि उस टाइम अभी अपने इनिशियल स्टेजेस पे थे, जो भी फल फूल रही थी और छोटे साइज में थी, उनको मौका मिला। और 40 करोड़ साल बाद आज भी समुद्र में जो सबसे डेंजरस शिकारी मानी जाती है वो है शार्क। इसकी बैकबोन यानी कि वर्टिब्रेट होने की वजह से इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, और इसके जॉ के बारे में तो सब जानते ही हैं कि एक ही बार में ये किस शिद्दत से काटने की सलाहियत रखती है। इतने करोड़ों साल गुजरने में शार्क्स ने अपने
रंग रूप तो बदले होंगे, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने शिकार करने के अपने जो टैक्टिक्स है उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आज ये तकरीबन कई 100 मीटर से भी अपने जो प्री है, अपना शिकार है, उसको सेंस कर सकती है। और स्पीड के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, हंड्रेड्स ऑफ मीटर से ये अपने शिकार को सेंस करती है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में उस तक जा पहुँचती है। लेकिन डैंकलास्टियस अगर आज जिंदा होती तो शार्क्स शायद उनका भी शिकार बन रही होती। इसके अलावा भी बहुत सी स्पीशीज आज मौजूद है और उस वक्त सेकंड मास एक्सटिंक्शन से पहले मौजूद थी, लेकिन इस शॉर्ट सी वीडियो में हम सबका जिक्र नहीं कर सकते। तो आ जाते हैं हम अपने एक्सटिंक्शन इवेंट की तरफ कि कैसे ये सेकंड मास एक्सटिंक्शन हुई, जब लाइफ सिर्फ और सिर्फ समुद्र में मौजूद थी। अभी तक कोई भी नॉन लाइफ जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर खुश्की पे मौजूद नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर लाइफ समुद्र के नीचे ही मौजूद थी। तो सेकंड मास एक्सटिंक्शन भी जारी बात है समुद्र के नीचे ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव थी। और सेकंड मास एक्सटिंक्शन की वजह बना प्लैंकटन। प्लैंकटन एक माइक्रोस्कोपिक सेल है। ये वही सेल है जिसकी वजह से जितने पेड़ पौधे आजकल आपको नजर आते हैं ये उनका एंसेस्टर है। ये अगर प्लैंकटन मौजूद ना होता तो शायद ये ग्रीनरी और एक ये लाइफ सर्कल जो चल रहा है ये भी आपको नजर ना आता। और यही वजह बना था सी एनिमल्स के फलने फूलने में। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि प्लैंकटन को ही खा के स्टार्टिंग में जो सी एनिमल्स, जो छोटे छोटे सी एनिमल्स थे, वो सरवाइव कर पाए और फल फूल पाए। अगर आप प्लैंकटन के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या है और कैसे ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ और कैसे इसकी वजह से बहुत सी लाइफ फॉर्म हुई, तो इसके लिए भी आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। लेकिन प्लैंकटन कैसे वजह बना सेकंड मास एक्सटिंक्शन की? मैंने आपको बताया था कि प्लैंकटन को फलने फूलने के लिए एक प्रोसेस मिला जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, लेकिन उसके साथ साथ इसको मिनरल्स की भी ज़रूरत होती थी। लेकिन इसके पास उस वक्त माहौल को एक लेवल पे रखने के लिए एक लेवल के मिनरल्स मौजूद थे, यानी कि जिस क्वांटिटी की ज़रूरत थी उतने ही मिनरल्स इसको मिल रहे थे, उससे ज़्यादा मिनरल्स यूज़ नहीं हो रहे थे। लेकिन जब पहाड़ पिघले, यानी कि ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हुए और पहाड़ों का पानी समुद्र में शामिल होना शुरू हुआ, तो उसके साथ आए ढेर सारे मिनरल्स। इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा मिनरल वाटर की। जब भी आप कहीं से एक बोतल खरीदते हैं पानी की, तो उसके ऊपर हमेशा लिखा होता है मिनरल वाटर। यहाँ पे तो मिनरल्स जो है मिनरल वाटर की बोतल में अलग से ऐड किए जाते हैं, जिसको मसनूई तौर पे या अननेचुरल तरीके से उस पानी में शामिल किया जाता है। लेकिन जब भी आप पहाड़ों पे छुट्टियां गुजारने जाएं, अगर यहाँ आप रह रहे हो, तो आपको पता होगा कि जो झरनों का पानी है वो मिनरल से भरपूर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मिनरल्स बिलीव किए जाते हैं कि झरनों के पानी में मिलते हैं, और ये मिनरल्स उन्हीं ग्लेशियर्स के साथ पिघल के उन झरनों तक पहुँचती है। और आप समझते हैं कि वो पानी जो आपको उन झरनों से मिलता है, उनमें जो आम पानी ज़मीन से निकले या आपके मैदानी इलाकों में हो, उससे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ आए कि ये मिनरल्स कैसे ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से समुद्र में शामिल हुए पानी के ज़रिए, और इससे प्लैंकटन और भी ज़्यादा स्पीड से फलने फूलने लगा। प्लैंकटन फलते फूलते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि समुद्र सारा का सारा हरे रंग का हो गया और समुद्र में ज़्यादातर प्लैंकटन ही पाया जाने लगा। जितने भी सी एनिमल्स थे उस वक्त उनका सांस तक लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि प्लैंकटन के इजाफे की वजह से समुद्र में ऑक्सीजन की कमी हो गई। और यहाँ पे सेकेंड एक्सटिंक्शन में एक बार फिर से एक ऐसी चीज़ एक्सटिंक्शन की वजह बना जो कि हमारे सरवाइव करने के लिए आज भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन की पानी में समुद्रों में कमी हो गई और ज़्यादातर सी एनिमल्स मरने लगे, जिसमें तकरीबन 80% तक जो लिविंग थिंग्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी में मौजूद थे, ऑक्सीजन की कमी से मारे गए। ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसको आज भी पढ़ते हुए या सुनते हुए कभी तो अमेजिंग फील होता है कि कैसा अजीब उस टाइम एक प्रोसेस हुआ जिससे सेकंड मास एक्सटिंक्शन हुई।
और कभी तो डर लगता है कि कैसे लाइफ देने वाले एलिमेंट्स ही आपकी लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड मास एक्सटिंक्शन, जिसको डिवोनियन एक्सटिंक्शन भी कहते हैं। और इसमें तकरीबन 80% स्पीशीज जो उस वक्त अर्थ पे मौजूद थी वो तबाह हो गई और सिर्फ 20% तक स्पीशीज बची, जिनमें एक शार्क भी मौजूद थी। लेकिन शार्क्स उस टाइम इतनी बड़ी या इतनी डेंजरस नहीं थी, क्योंकि उस टाइम समुद्र में आपको बताया कि डेंक्लास्टियस का राज था। और इस एक्सटिंक्शन का नाम है द डिवोनियन एक्सटिंक्शन और ये हुई 36 करोड़ साल पहले। लेकिन यहाँ पे जो मिनरल्स पानी के साथ बहते हुए समुद्र में मिले और प्लैंकटन में इजाफा हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई और समुद्र में तमाम स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, उसकी वजह वो मिनरल्स नहीं थे सिर्फ जो कि ग्लेशियर से पिघल के आ रहे थे। इसमें वो मिनरल्स भी शामिल थे जो कि दरख्तों पौधों में से निकल के आए थे, क्योंकि 7 करोड़ साल गुजर चुके थे फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन के बाद और सेकंड मास एक्सटिंक्शन तक। जहां समुद्र में लाइफ फल फूल रही थी, वहीं पे जमीन पर भी पेड़ पौधे उग चुके थे और एक नई लाइफ का सिलसिला शुरू हो चुका था। और अब हम बढ़ेंगे अपनी सेकंड मास एक्सटिंक्शन से आगे और डिस्कस करेंगे कैसे अब लाइफ आहिस्ता आहिस्ता समुद्र से निकल के ज़मीन पे शिफ्ट हुई, कैसे उन पेड़ पौधों से आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ दूसरे जानवर ग्रो करने लगे। और ये सेकंड मास एक्सटिंक्शन वजह बनी एक नई बिगनिंग की, जो कि हो रही थी ज़मीन पर, खुश्की पर। और इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ के अगले पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे लाइफ सेकंड मास एक्सटिंक्शन के बाद फली फूली और कैसे थर्ड मास एक्सटिंक्शन की तरफ गई। लेकिन यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले बता दूँ कि अभी तक डायनासोर की एंट्री नहीं हुई है। अभी तक दुनिया में डायनासोर नहीं आए और 2 मास एक्सटिंक्शन हो चुकी हैं और लाइफ दोबारा से अपने सर्कल को जारी करने में लगी हुई। अब मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।